क्योंकि उन लोगों को, जनता को लूट के बस उनके जो साथी है उन तक पहुंचाना है। लेकिन आज के ग्राउंड की परिस्थिति आप अगर देखो तो जनता त्राहिमाम कर रही है। आपको क्या लगता है कि गुजरात के अंदर दारूबंदी है तो यहाँ पर दारू बिकती नहीं है? गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा दारू बिकती है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं लिंबायत विधानसभा में। और यहाँ की फ़िलहाल मौजूदा विधायक है संगीता पाटिल और उनको टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी के दावेदार के लिए दावेदारी में खड़े हुए हैं, जिनका नाम है पंकज तायडे। और चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी दावेदारी कितनी सशक्त है कि वो उनको मात दे सकते हैं, क्योंकि 27 साल से बीजेपी का गढ़ रह चुका है। आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा इलेक्शन लड़ रही है, तो इनकी दावेदारी के बारे में पूछेंगे। और पंजाब और दिल्ली से कुछ सर्वे की टीम आई थी और उसी के द्वारा ही हर किसी को एमएलए की सीटें दी गई हैं, टिकट्स दिए गए हैं कि किस तरह से कौन कौन अच्छे से लड़ सकता है इस सीट के लिए, ये काबिल है दावेदार यानी। तो वो सर्वे किस तरह से होता है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है लिंबायत विधानसभा सीट पर, उसके बारे में भी जानेंगे। तो नमस्कार पंकज जी। जी नमस्कार। कैसे हैं? बस एकदम मस्त। दिवाली कैसी रही? एकदम अच्छी। तो हमने सुना कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े रैलियों को थोड़ा छोटा कर दिया था, मिनी वेकेशंस मनाने चले गए सब। जी नहीं, हमारा कामकाज ग्राउंड पे बहुत अच्छा रहा इस टाइम। हाँ। और सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी का एक शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया है। हमारे दिल्ली के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल भाई इटालिया जी, हमारे जो मेन अभी संदीप पाठक जी आए हैं, हमारे गुजरात के प्रभारी, उनका भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गुजरात संगठन मंत्री मनोज भाई सोरठिया जी, किशोर काका, जो हमारे पुराने यहाँ का जो अध्यक्ष, यानी गुजरात में आम आदमी पार्टी खड़े करने के लिए उनकी काफ़ी सारी मेहनत रही है। और पार्टी ने मेरे ऊपर जो आज विश्वास किया है उस पर मैं खरा उतरूँगा और पार्टी का एक वफादार क्रांतिकारी साथी बनकर पार्टी के लिए यहाँ पर एक भव्य जीत घोषित करके आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर एक क्रांति बनाऊंगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे लिंबायत विधानसभा और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी के बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बोलते हैं, कहते हैं कोई भी आए उसका हम स्वागत करेंगे। तो यानी मैं समझा नहीं। जैसे पब्लिक ओपिनियन में अगर हम बात करते हैं कि आप हमें बताइए कि यहाँ की क्या परेशानियाँ हैं और आप किसे वोट देंगे, और अगर आम आदमी आती है वो डायरेक्ट यही कहते हैं कोई भी पार्टी आए हम इनका स्वागत करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी छूट गई है क्या? जी, यहाँ पर अभी जो लिंबायत में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है अभी तक का, उनका एक डर बना हुआ था जो आज आम आदमी पार्टी ने वो ख़त्म कर दिया है। जनता इनके डर से मुक्त होने लगी है और जनता अभी इनको बता के कुछ नहीं करेगी लेकिन करके दिखाएगी। ये जनता के अंदर अभी माहौल है और इस टाइम जनता ही चाहती है कि परिवर्तन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम ऐसे बोला जाता था कि जनता को रोटी दो और उनसे काम कर लो और उनको गुलाम बना के रखो। यही हमने देखा है कि आज तक का जो भाजपा का शासन रहा है, लोगों को गुलाम बना के रखी है, डरा के धमका के रखी है। और जहाँ तक मैं नवसारी लोकसभा की बात करता हूँ या लिंबायत विधानसभा की बात करता हूँ, यहाँ पर इन लोगों ने लोगों को तो इतना डरा के रखा है कि यहाँ पर लिंबायत को तो एकदम ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। यहाँ पर अगर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कोई बैंक या कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट अगर लेके आना चाहता है तो उसको अगर बोलेंगे हम कि भाई हमें यहाँ पर ये सुविधा चाहिए तो साफ मना कर देते हैं, क्योंकि लिंबायत एक क्राइम का एरिया इन लोगों ने पूरे गुजरात में घोषित कर दिया है और हम उस सेशन को हटाना चाहते हैं क्योंकि जनता खुल के जिए, बिंदास जिए और फ्रीडम रहे। जैसे कि अभी यहाँ की यहाँ पे सब ऐसा बोल रहे हैं कि जो फ्री की रेवड़ी दी जा रही है वो उनको नहीं चाहिए, उनको भाजपा ही चाहिए और फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। तो फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए मतलब कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। तो आप लोग कैसे अपना जीत इतने विकट परिस्थिति में भी कैसे जीत हासिल करेंगे? जी, बाकी उनके ही कोई कार्यकर्ता है या उनके जो
पाले हुए जो लोग रहते हैं, कहने का मतलब वही बता रहे कि फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को उनका जो शासन है, उनके जो है गिने चुने लोग उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जनता को लूट के बस उनके जो साथी है उन तक पहुंचाना है। लेकिन आज के ग्राउंड की परिस्थिति आप अगर देखो तो जनता त्राहिमाम कर रही है। आज हमने देखा है कि 2018 के पहले जो एक कोरोना काल का समय था, उसके पहले हमने 30 साल का जो समय देखा है। आज मेरी 35 साल की एज है। उस समय तक 30 साल में जो 1200 रुपया जो एक तेल का डब्बा होने लगा था, उसको 30 साल लग गए। और आज वही 4 साल का जो कालावधि में देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद का, वो आज सीधा 2400, 2700, 2800 रुपया वो तेल का डब्बा हो गया है। तो सोचो, जो जनता को अगर इतनी तकलीफ पड़ती होगी, सुबह उठने से अगर माचिस जलाते हैं तब से टैक्स देना है, तो रात को सोते वक्त अगर चद्दर लेके अगर ओढ़ना है, सोना है, तो वहाँ तक टैक्स देना है, तो किस हिसाब से जनता उनको साथ देगी इस टाइम? क्योंकि जनता लॉकडाउन के बाद में 2017 के बाद में उन्होंने देखा है कि खूब सारी उनको तकलीफें सहने पड़ रही हैं। जैसे कि हमने देखा है कि भाई उज्ज्वला योजना इन्होंने लाई, उज्ज्वला योजना बंद करवा दी। इन्होंने बोला 300 का गैस है 600 में कर दिया, हम आपको सब्सिडी देंगे, आपके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन एक जुमला है, इन लोगों ने सब्सिडी लाई, 300 का 600 में किया, 700 में किया, 800 में किया, आज 1000-1100 में हो गया। लेकिन इन लोगों ने सब्सिडी बंद करवा दी। जो 300 की चीज़ है वो आज हमें 1100 में खरीदनी पड़ रही है। ये इन लोगों ने लोगों को लॉलीपॉप दिए हैं। ये जनता अभी इस टाइम समझ रही है और इनके जुमलेबाजी से अभी छुटकारा पाना चाहती है जनता। लेकिन यहाँ पे जैसे लेकर मुक्त गुजरात कहा जा रहा है, हाँ, और फ्री करेंगे, शराब मुक्त गुजरात करने की बात हो रही है। वही उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में शराब पे कमीशन पाने के ऐसे चार्जेस लग रहे हैं। तो जो दिल्ली के जो भी आम आदमी पार्टियों के नेताओं पे जो भी चार्जेस लग रहे हैं, उसका नुकसान क्या पार्टी को गुजरात में भुगतना पड़ेगा खामियाजा? टिकट्स को लेकर, सीट्स को लेकर। आपको क्या लगता है कि गुजरात के अंदर दारूबंदी है तो यहाँ पर दारू बिकती नहीं है? गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा दारू बिकती है, सबसे ज़्यादा क्राइम गुजरात के अंदर है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स का कारोबार यहाँ पर ज़्यादा है। आप अगर हर विस्तार का अगर सर्वे करो तो जितनी दारू बाहर नहीं बिकती उससे कई गुना ज़्यादा दारू गुजरात के अंदर बिकती है। मैं लिम्बायत के अंदर का आपको रिजल्ट अगर बताऊँ, आप अगर मेरे साथ में घूमो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दारू के कितने बड़े बड़े अड्डे हैं, कितना सेक्शन यहाँ से जाता है, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अगर यही गुजरात का जो दारूबंदी का जो मुद्दा है, अगर ये सरकार ने पहले से सोचा होता ना, तो आज तक के जितने भी परिवार उद्ध्वस्त हुए हैं वो अभी नहीं होते हैं। यहाँ का स्थानिक मुद्दा क्या है लिम्बायत का? यहाँ का स्थानिक मुद्दा तो ये है कि यहाँ पर जितनी भी माता बहनें हैं सभी बाहर काम पे जाती है। उद्योग कम होने के कारण बहनों को घर से बाहर नौकरी पे निकलना पड़ता है। मैंने यहाँ तक के सुना था कि यहाँ के जो लिम्बायत के हिसाब से अगर सुनो तो हमारे यहाँ पर मराठी MP, मराठी नगर सेवक, मराठी MLA सभी स्थानिक हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोग महिलाओं के लिए गृह उद्योग दे सकते थे, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्ट बनेगा वो बाहर जा सकता था। यही है दिल्ली वर्सेस गुजरात का मॉडल। तो गुजरात का मॉडल क्या है और गुजरात में दिल्ली का मॉडल लाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली का मॉडल क्या है? आप सब MLAs की टिकट पा चुके हैं तो शायद आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि दिल्ली का मॉडल गुजरात में सूट करेगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ की चीज़ें और दिल्ली का कल्चर और दिल्ली की चीज़ें अलग हैं। तो मॉडल दिल्ली का यहाँ कैसे अपना सकता है कोई? जी, आज तक हमने यहाँ तक सुना है कि दिल्ली के अंदर में शिक्षा फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है, लाइट बिल फ्री है। क्यों ना गुजरात के जनता को ऐसे थोड़ी लगता है कि हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, हम सिर्फ मेहनत करके ही हमारा पैसा वेस्ट क्यों करें? क्योंकि जनता को ऐसा भी लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारा पैसा वेस्ट ना हो, बचत हो। इस हिसाब से हमें लगता है कि इस टाइम गुजरात परिवर्तन हो जाएगा और कंफर्म है इस टाइम गुजरात में परिवर्तन ही होगा। क्योंकि
जनता त्राहिमाम पुकार रही है। जनता तकलीफ में है, बोल के कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है आवाज जो उठाएगा। लेकिन हमने 1,000 रुपया जो सरकार 3,000 बेरोजगारी भत्ता है, हाँ, और 1,000 1,000 रुपया हाँ हाँ अपने हाँ हाँ महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, जो बहनों के लिए अगर 1,000 रुपया देते हैं तो उसमें बहुत सारी बहनें ऐसी होती है कि उनको घर खर्चा नहीं होता है कभी कभी, तो वो खर्चा उनके लिए काम में आ जाए, इसलिए वो सरकार देना चाहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए सोचती है, मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचती है। हमने तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, इन्होंने उन लोगों को लोन माफ़ की है, कर्जे माफ़ किए हैं। अगर आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का अगर किसी का हफ्ता रुक जाता है, गाड़ी का हो, रिक्शा का हो, बाइक का हो या होम लोन हो, तो उनका पहले हफ्ते में उनकी पेनल्टी आती है, दूसरे में पेनल्टी आती है, तीसरे में गाड़ी खींच ली जाती है, रिक्शा खींच ली जाती है या 4 व्हील खींच ली जाती है। हमने यहाँ तक के देखा है कि लोगों के मकान को ताले मार दिए जाते हैं। तो क्यों ना जनता के लिए ये लोग सोचते नहीं है? क्यों जनता के लिए सोचते नहीं? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए क्यों सोचते हैं? जनता के लिए जो कायदा है वही बड़े उद्योगपतियों के लिए होना चाहिए और वही जनता के लिए भी होना चाहिए, यही मेरा कहना है। जैसे पंजाब से और दिल्ली से सर्वेक्षण टीम आई थी, निरीक्षण किया, फिर टिकट्स मिले, ठीक है, तो ये किस तरह का सर्वेक्षण किया गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किस तरह से पार्टी के लोगों को एमएलए की सीट के लिए टिकट दिए गए? जी, प्रोसीजर समझाइए, प्रोसीजर। जी, आज तक का सर्वे रहा है, आम आदमी पार्टी में जितने भी एमएलए से या जो भी आए हैं हमारे साथी, उनका कोई भी पिछला बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, अच्छी छवि के हैं, साफ सुथरी छवि के हैं, और पार्टी उनके ऊपर विश्वास करके सभी को टिकट दे रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये साफ छवि वाले लोग ही आगे कुछ काम कर पाएंगे। क्योंकि जिन्होंने राजनीति की है वो लोग तो सिर्फ उनका घर बनना जानते हैं, जनता का भला करने का उनका कोई मकसद नहीं है। और आज तक हमने देखा है, जनता के लिए जो लड़ेगा वही आगे जाएगा। जनता के लिए लड़ना, यानी हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, वो इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद भी उनको क्यों ऐसा लगा कि जनता के लिए लड़ना चाहिए, क्यों ऐसा लगा कि जनता के लिए करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने देखी है, उन्होंने लोगों की मजबूरी समझी है, उन्होंने लोगों की तकलीफ देखी है, ग्राउंड का देखा है उन्होंने। ये लोग तो बड़े बड़े ऐशो आराम में रह रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी आए हैं सभी कुछ सोच समझ के ही दिए हैं, अच्छी छवि और शुद्ध अपने पवित्र विचारों के ही हिसाब से सबको दिया गया। जैसे हर किसी से हम पूछ रहे हैं कि वो यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा, तो जनता ऐसा कह रही है कि इतना नहीं है, क्योंकि सूरत हर प्रांत के लोगों को रोजगार दे रहा है। तो इस पर अगर स्थानिक एमएलए इस बात को लेकर लड़ रहे हैं तो ये वाजिब नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, आप जनता को ये पूछिए, आप 15 से 20 हज़ार रुपया जो भी समथिंग सैलरी कमाते हो, उसमें आपका परिवार का गुजारा किस हिसाब से हो रहा है? आज जो भी 20, 25, 30 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, उसको पता है कि उसके परिवार की तकलीफ क्या है, उसका घर कितने मुश्किल में चल रहा है, उनके ऊपर कितने कर्जे हो गए हैं, जो जहाँ से अगर एक परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है तो सो भी नहीं पा रहा है आराम से। क्यों? क्योंकि उसका आना एक जगह है और जाना 10 जगह है। खर्चे इतने सारे हैं कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से, अभी मैंने लगभग सर्वे किया है तो 70% लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर कर्जे हुए हैं और वो कर्जों में डूबे हुए हैं। कहीं से लाख रुपया उठाए तो उसका ब्याज नहीं भरा जा रहा है, तो दूसरी जगह से 1.5 लाख उठा के उसको वहाँ कर्जा भरना पड़ता है। यानी आज की परिस्थिति ये है। आप ईएमआई तो किसी की भी सरकार आए, बैंक किसी की ईएमआई तो माफ़ नहीं करेगी। सैलरी जो है, सैलरी 15,000 जो कमा रहा है तो सैलरी उसकी तो प्राइवेट सेक्टर में जो है वही बढ़ेगी। इसमें सरकार के आने और जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? आने जाने का प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं? क्योंकि मतलब बताइए। हमारी आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है तो हमारे वजह से बहुत सारे लोगों की बचत हो सकती है। उसमें ऐसा है, 300 यूनिट बिजली हम देंगे, उसमें उनका अगर 7 रुपये यूनिट के हिसाब से अगर गना जाए यहाँ से, तो 7 तरीके 2100 होता है। मैक्सिमम अपने 2000 गिनते हैं, तो हर महीने का 2000 वो बच गया। आज हर घर में 1 से 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 3-4 भी होते हैं, अपने 2 बच्चे की गिनती करते हैं। कोई भी इंग्लिश मीडियम में या कई स्कूल में डालता है तो 3,000 रुपया खर्चा होता है, 2 बच्चे का 6,000 हो जाता है, और 6,000 बच गया, 6 और 2 8 हो गए। मैक्सिमम हर किसी के घर में हॉस्पिटल का उसका सब प्रॉब्लम रहता है, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, तो उसका भी 2-3 हज़ार रुपया लग जाता है। 8 और 3 11 हो गए।
बाकी परचूरन ऐसे खर्चे हैं जो भ्रष्टाचार के पीछे हम लोगों को लगाना पड़ता है। जो काम नहीं होता है उसको फास्ट करने के लिए जनता के पास टाइम नहीं है, तो वो कुछ 2-3 हज़ार रुपये ऐसे खर्चा कर देता है। हर महीने 15,000 रुपये वेस्ट जाता है, जो हमारा बचत होने वाला है। अगर आप गिनते हो तो 12 महीने का कितना पैसा होता है, 1,80,000 समथिंग पैसा हो जाता है। जो हमारा हर साल वेस्ट जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी के आने से यहाँ पर जनता को वो फायदा हो जाएगा। सीधा अगर वो 20 साल अगर पैसा बचाती है तो मैक्सिमम उनका जो टारगेट होता है तो पूरे उम्र का उसमें निकल जाएगा। ये जनता का फायदा हमारे आम आदमी पार्टी आने से होगा। अच्छा, और जो महिलाओं को 3,000 सम्मान निधि के हिसाब देने के लिए आप कह रहे हैं, तो ये पूरा क्या सोच के मतलब महिलाओं के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो सरकार ने इसे सोचा नहीं। आपका बैकग्राउंड क्या था? जी, राजनीति में आने से पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन का कामकाज करता था। उस कंस्ट्रक्शन को लेके 2006 के बाद से मैं गुजरात 2006 में आया, कामकाज चल रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा लगभग 2014 में सुनी थी कि भाई अच्छी विचारधारा से है, एक संविधान को लेके चलने वाले व्यक्ति है। वही बात मैंने 2016 में एक्सेप्ट की। मैंने पार्टी के साथ में काम करना चाहा। मैंने जब काम स्टार्ट किया तो यहाँ के जो स्थानिक MP MLA हैं, उन्होंने कई जगह मेरी साइट रुकवा दी थी, कई जगह डिमोलेशन करवाया। उसके कारण 2017 में मैंने टिकट की भी मांग की थी। 2017 में लगभग मुझे ऐसा माहौल नहीं लगा कि अभी कुछ करना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने जहाँ जहाँ पर मैंने आम आदमी पार्टी की सभाएं की, मीटिंग की, रैलियाँ की, तो वहाँ पर इन लोगों ने मेरा बहुत सारा नुकसान किया। थोड़ा मुझे उस वजह से थोड़ा बिजनेस को लेके थोड़ा शांत रहना पड़ा, स्टॉप रहना पड़ा। लेकिन जब क्रांति आई, उस क्रांति के साथ में हम सभी साथी अभी निकल पड़े हैं और उसको मंजिल तक लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का फुल सपोर्ट करेंगे और पार्टी का खूब सपोर्ट करेंगे। जैसे कि गुजरात सबसे ज़्यादा हिंदुत्व को मानता है और धार्मिक कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर वोट मांगती है। यहाँ पर ऐसा मुद्दा है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में ऐसा कहा कि 25 साल का युवा कर्फ्यू या कोई दंगा नहीं जानता है। तो फिर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि इन लोग धर्म के नाम पे लड़ा रहे बीजेपी? आप आम आदमी पार्टी ऐसा आरोप लगाती है उनके ऊपर। जी, हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा एक ही है कि हम जनता को क्या सुविधा दिला सकते हैं, जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा धर्म का कोई भी राजनीति नहीं है। अच्छा। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। हमारा यही कारण है, यही विजन है। अच्छा। कि जनता को सुविधा कैसे मिले। ना तो हम किसी को भड़काना और बहकाना चाहते हैं, बस वही हमारा मुद्दा है। अच्छा, तो आप विपक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलना, रूलिंग पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? जनता देख रही है। अच्छा। बदलाव चाहती है जनता। अच्छा। जनता खुद कर देगी। आपके सामने रिजल्ट होगा। अच्छा, हमारे सामने रिजल्ट होगा। तो इसी तरह से हम लोगों से और MLA से बात करते रहेंगे, कॉरपोरेटर से बात करते रहेंगे, जनता से भी हम बात कर ही रहे हैं। तो लगातार हम बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़ते रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।